press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com टाइम्स रिम करेंगे। रिम को खींचना है, जितना ज़्यादा आप खींचोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो रिम last one. था, मगर उसके पास कुछ इमरजेंसी के लिए सूप वगैरह बनाने की कुछ प्रोविजन थी, तो इमरजेंसी में कभी वो सूप भी बना लेता उधर ही। तो उसकी कीर्ति सुन के एक साधक आ गया और शाम को उधर चला गया उसके जो पर्णकुटी थी और कहा कि वो कुछ डिस्कस करना है, ये करना है। तो ठीक है, उसने कहा सो जाओ इधर ही, कल सवेरे फिर चले जाना। तो आदमी सो गया उधर। सवेरे उठ गए तो बोकू ने सूप बनाया ब्रेकफास्ट के लिए, उसके लिए भी बनाया, मगर उसके पास जो कटोरी थी एक ही थी, उसके लिए वो एक ही कटोरी थी। तो वो बाहर चला गया, एक आदमी की खोपड़ी मिली, मरे हुए आदमी की खोपड़ी मिली, उसको उठा के ले आया वो और उसको साफ करके उसमें वो सूप डाल के उस गेस्ट को दे दिया। और जो बाउल है, जो कटोरी है, उसमें उसने अपनी उसकी कटोरी उसमें ले लिया। तो जो गेस्ट है वो सूप लेने से इनकार कर रहा है। भोगो कहते हैं अरे पियो पियो, गरम गरम सूप ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है। तो वो कहता है कि नहीं भाई साहब, ये आदमी की खोपड़ी में मैं कैसे पीऊँ, ये तो अशुभ है, ये तो अपवित्र है खोपड़ी, और इसमें मैं कैसे सूप पीऊँ। तो बोकू को गुस्सा आया। वो बोले तू साधक है और इस प्रकार की बातें करता है, तो निकल जा यहाँ से, तू साधना के लिए लायक नहीं है। तो जो साधक था वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, जैसे कि हम बहिरात्मा में बैठकर सोचते हैं कि अरे ये खोपड़ी है, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है, इसमें मैं कैसे पीऊं। तो बोकू ने उसे कहा कि देखो, देखने का ये एक ढंग है, मगर उसको और गहराइयों से देखने का दूसरा भी ढंग है कि
जो कटोरी है बनी है मिट्टी से, जो खोपड़ी है वो भी बनी है मिट्टी से, और कटोरी टूटकर बाद में मिट्टी में मिल जाएगी, खोपड़ी भी और ज़्यादा समय लगेगा मगर टूटकर फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी से जो बना था मिट्टी में मिल गया। तो खोपड़ी और कटोरी में सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो कोई फर्क नहीं, मगर एक हम बुद्धि के तल पर, एक मन के तल पर बैठकर जो सोचते हैं उससे निसर्ग में और हम में दूरी बनती चली जाती है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है कि जीवन की तरफ देखने का, सोचने का जो हमारा ढंग है उसको हमें बदलना पड़ेगा। जैसे ही इस सोच को हम अलग ढंग से देखते हैं दुनिया को, तो एक नया पहलू हमारे सामने आते चला जाएगा और फिर निसर्ग से जुड़ने की एक नई कला हम में आती चली जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि चेतन शक्ति की जो फीलिंग्स है, उसकी जो अनुभूति है, पहले आने में दिक्कत आती है क्योंकि हम बुद्धि से और मन के तल पर ही बात करते चले जाते हैं। तो जैसा हमने पहले देखा था कि बाहरी दुनिया जो है, बहिरात्मा की जो दुनिया है, उसमें जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हम लैंग्वेज के द्वारा करते हैं। एक लैंग्वेज समझ लो कि हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, कुछ भी है, मगर एक लैंग्वेज का सहारा लेके हम कम्युनिकेट करते हैं। और अंतर जगत की जो बातें हैं वहाँ ये लैंग्वेजेस चलती नहीं, और अलग जगत है। तो चेतना का जगत जो है अलग जगत है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की कम्युनिकेशन मेथड्स अलग है। तो जैसा हमने देखा था एक बार एक लेक्चर में कि जो अंतर जगत की बातें हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड लेवल की बातें हैं, तो वो पिक्टोरियल जो है, पिक्चर के द्वारा जो हम बातें करते हैं, उस लेवल की कम्युनिकेशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो जिसे हम कहते हैं कि पश्यंती, तो एक तो वैखेरी बिगिनिंग है, साउंड है, भाषा है, फिर मध्यमा है कि हम साउंड का यूज़ करते हैं मगर आवाज़ नहीं करते, साइलेंटली उसका यूज़ करते हैं, और उसके नीचे की इसके सटल लेवल की और जो है तो पश्यंती है। पश्यंती यानी कि एवरीथिंग इज पिक्टोरियल। जैसे कि छोटे बच्चे को हम दिखाते हैं, एक चित्र दिखाते हैं और उसे समझाते हैं, तो उसी प्रकार तो चेतन शक्ति से जुड़ना है तो हमें बाहरी दुनिया की भाषा, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको बदलकर जो चेतन शक्ति की दुनिया की, अंतर जगत की जो भाषा है, जो सटल लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो है, उसको हमें एडॉप्ट करना है, तो हम चेतन शक्ति से जुड़ना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल प्रयोग है, कुछ मैं आपको बता दूंगा, बहुत से प्रयोग। तो एक सिंपल प्रयोग है कि जो हम श्वास लेते हैं, तो ये तो हम श्वास जो है बहिरात्मा की दुनिया में, बाहरी दुनिया में और अंतर जगत में, दोनों में जुड़ता है। तो श्वास जो है एक हमारी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन चैनल बन सकती है। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाने का एक सिंपल प्रयोग जो है, तो जो चक्रों की हमने बात की थी, तो मूल धारा जो है वहाँ पे हमारा एक चक्र है और उसके ऊपर नाभि के नीचे 1 इंच नीचे जो है कि स्वाधिष्ठान नाम का एक चक्र है, और फिर नेवल सेंटर जो है वो एक हमारा चक्र है, मणिपुर। तो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, नेवल सेंटर के
नीचे 1 इंच, सो 2 उंगलियां जो है हमारी, उसकी विड्थ जो है उतनी। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है, हमारी श्वास वहां तक जानी चाहिए और वहां से वापस आनी चाहिए। तो जो हम अभी एक्सरसाइज करेंगे 2-3 मिनट के लिए, तो श्वास के जो 4 हिस्से हैं हमने देखे थे कि ब्रीद इन है, श्वास लेना है, फिर अंतर कुंभक है, दैट इज होल्ड द ब्रीथ, फिर श्वास का बाहर जाना जिसे हम उच्छ्वास कहते हैं, ब्रीद आउट कहते हैं, और फिर बाहरी कुंभक, दूसरा श्वास लेने से पहले वहां रुक जाना है, सो दैट इज बाहरी कुंभक, बाह्य कुंभक। तो ये 4 भागों में श्वास हम लेते हैं और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है कि पार्ट 1 इज बीइंग डन, पार्ट 2 इज बीइंग डन, पार्ट 3 इज बीइंग डन, पार्ट 4 इज बीइंग डन। मगर इस एक्सरसाइज के लिए हम पार्ट 3 निकाल देंगे, केवल एक पार्ट पे फोकस करेंगे, उच्छ्वास, दैट इज ब्रीद आउट। तो श्वास आपके स्वादिष्टान सेंटर तक आई, उसको लाना है, उसको अवेयरनेस के साथ देखना है, और जैसे ही स्वादिष्टान सेंटर में आती है तो उसको जोर से झटका देके उच्छ्वास कर देना है। तो जैसे समझ लो आ गई, तो उसे एकदम तो बाहर फेंक देना है और उस पे कंसंट्रेट करना है जब श्वास बहुत जल्दी हम बाहर फेंक रहे हैं। तो 3 पार्ट चले गए तो 75% हमें बेनिफिट मिल गया, उसमें कंसंट्रेट नहीं करना है, वी फोकस ओनली ऑन 25%। तो 2 मिनट तक हम इसका अभ्यास करेंगे कि श्वास को स्वादिष्ठान केंद्र, नेवल सेंटर से 1 इंच नीचे जो है वहां तक हमारी श्वास जाएगी। जैसे ही वहां पहुंची उसको झटके के साथ बाहर फेंक देना है, उच्छ्वास कर देना है। बस इतना ही हम अभी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कोई भी पोजीशन आप ले लीजिए, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या कुछ भी पकड़ लीजिए और एकदम साइलेंट बैठकर टोटल फोकस ऑन ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में भी ओनली दैट 25% पार्ट ब्रीद आउट, बाकी 75% को आप इग्नोर कर देना है। तो चलिए, ब्रीद स्वाधिष्ठान केंद्र तक आ गया, झटके से उसे उच्छ्वास कर देना है। आवाज आ जाएगा, आवाज आने दो ताकि आपको पता चले कि ब्रीद आउट हो गया है, और बाकी जो ब्रीद इन है वो छोड़ देना है, दैट विल हैपन नेचुरली, उस पर फोकस नहीं करना है, केवल ब्रीद आउट पे फोकस करना है। तो चलिए 2 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए। श्वास आ गया है, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद आउट, फिर ब्रीद आउट, फिर ब्रीद आउट। तो झटके से देना है, पूरे स्टमक को आपको झटका लगेगा और श्वास जोर से बाहर जाएगा। तो जैसे भस्त्रिका में हम करते हैं, कपालभाति में करते हैं, उस प्रकार से ही थोड़ा है, मगर वी आर फोकसिंग ओनली 1 स्मॉल पार्ट ऑफ इट। और नेवल सेंटर नहीं, उसके नीचे तक श्वास को ले जाना है, 1 इंच नीचे स्वादिष्ठान केंद्र पर। चलिए और थोड़ा कीजिए, और 1 मिनट तक कीजिए कंप्लीटली। और जब ब्रीद आउट करते हैं एक झटका देके, तो क्या वाइब्रेशन होती है बॉडी में, स्टमक से लेके सारे बॉडी में वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन को जानने की कोशिश कीजिए।
और आधा मिनट है, और आधा मिनट ब्रीथ आउट झटके के साथ, और वाइब्रेशन पे फोकस करना है। जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है शरीर के अंदर, वो स्टमक से लेके कहां तक पहुंचती है। बैकबोन सीधी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें कोमलता से बंद है, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा जो भी है, और बॉडी एकदम स्टेडी, एक्सेप्ट जो वाइब्रेशन हो रही है उसको छोड़ के। तो चलिए, ये छोटा सा एक्सरसाइज जो है इसके बहुत फायदे हैं। एक तो जो है कि आपके विचार जो है वो बंद हो जाएंगे, आपका मन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जो वचन गुप्ती और मनोगुप्ती की बातें हम करते हैं तो यहाँ वो सध जाती है। इसका मतलब एक हो गया कि बाहरी जो कम्युनिकेशन चैनल्स है वो हमने बंद कर दिए हैं, ताकि ये आसानी हो जाएगी कि हम अंदर के कम्युनिकेशन चैनल के साथ जुड़ जाए। तो ये वाइब्रेशन पे हम कंसंट्रेट करें, और जो बदलाव हो रहे हैं उसकी अनुभूति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो हम चेतन शक्ति के साथ जुड़ने के जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हमारे ओपन होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि बाहरी कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिए, तो वो जो चेतन शक्ति बची है, वो जो फोकस है, वो सारा हम अंतर जगत की ओर ले जा सकते हैं। और इसके और बहुत से फायदे हैं कि मन जो हमारा है भटकता है वो शांत हो जाएगा। जो भावनाएं हैं, भावनाओं का जो उद्रेक है एकदम शांत होती चली जाएगी। और शरीर जो है, शरीर की लय और रिदम कंप्लीटली बदल जाएगी। जो ब्लड प्रेशर है, हाई हो या लो हो, वो नॉर्मल होते चला जाएगा। बाकी ब्रीदिंग सिस्टम जो हमारी नेचुरल की तरफ जा रही है, तो बाकी सारे शरीर में सारे प्रवाह बदलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा होता कि एक छोटा बच्चा जो है, न्यू बॉर्न बेबी जो है, वो अपने स्वाधिष्ठान केंद्र से श्वास लेने छोड़ते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सभ्य होते जाते हैं, ज़्यादा मन से बुद्धि से काम लेते हैं, तो हमारी श्वास जो है ऊपर 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 चली जाती है। बहुत बार तो केवल मुंह में हम श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ कुछ लोगों का गले तक आता है, कुछ लोगों का चेस्ट तक आता है। 99% लोग उसके नीचे नहीं जाते हैं। विनोद जी, मेरे को एक प्रश्न था। हाँ, कि जब हम बोलते हैं आपके स्वादिष्टान चक्र तक अपना श्वास जाना चाहिए, तो वो सिर्फ विजुअलाइजेशन से है ना? क्योंकि लंग्स तक ही खाली श्वास जाता है एक्चुअली। नहीं 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 नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। रियल ब्रीदिंग इज फ्रॉम द स्वादिष्ठान केंद्र, और उधर तक आप जाता है एक्चुअली अपना ब्रीदिंग, अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एक बेबी की ब्रीदिंग आप देख लो, छोटी बेबी है ना, सो दैट इज द रियल ब्रीदिंग। जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे ज़्यादा हमारी बुद्धि से मन से काम लेना शुरू करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग की जो नेचुरल रिदम है वो टूट जाती है। और जैसे हमारे आवेग बढ़ते हैं, मन में कुछ तूफान है, भावनाओं के तूफान है, तो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो वन इज द शैलो ब्रीदिंग एंड वन इज द रियल ब्रीदिंग। तो रियल ब्रीदिंग इज ऑलवेज बिलो द नाभिल सेंटर। तो श्वास जो लेते हो, तो दीर्घ श्वास की इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि वो श्वास आप इंटेंशनली देख के, मॉनिटर करके, उसे नेवल सेंटर के 1 इंच नीचे, यानी कि 2 उंगली विड्थ, जो स्वादिष्ठान केंद्र है, वहां तक हर श्वास जानी है। इसके बहुत एडवांटेज है। आपके मन में जो तूफान है वो शांत हो जाएंगे, भावनाओं में जो उद्रेक है शांत हो जाएंगे, आपकी जो ब्लड प्रेशर है, बाकी जो
फिजिकल बॉडी की सारी सिस्टम है, दे विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द नेचुरल रिदम। तो फिजिकली भी आपको बहुत फायदा होगा, आरोग्य की दृष्टि से, हेल्थ की पॉइंट से। मन को आपको बहुत फायदा मिलेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी वहां पे, और भावनात्मक भी स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। तो ये फॉलो करना ही है। और जैसे जैसे आपकी सांस गहरी होती जाएगी, आप चेतन शक्ति के जुड़ने के कम्युनिकेशन चैनल धीरे धीरे ओपन करते चले जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बाहरी कम्युनिकेशन चैनल है उसको मिनिमाइज करना है। हम 100% क्लोज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसको मिनिमाइज करना है। और ये जो ब्रीदिंग रिदम है, तो ये आपको जो है मन और बुद्धि से जो कनेक्शन है उसको बंद कर देता है। एंड सो आपकी कम्युनिकेशन चैनल अंतर जगत से ओपन करने का आपको एक बहुत अच्छा चांस मिलता है। तो ये एक बात हो गई, तो इसके प्रैक्टिस करना है, और 3-4-5 वीक में आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, यू विल सी द डिफरेंस दैट यू आर ए डिफरेंट पर्सन। You know, you have greater control on your mind, you have greater control on your thinking process, and your body is more tuned to the natural rhythms. तो एक you are a totally highly confident, self-controlled, self-motivated person after that. तो बहुत important है ये बात। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये एक स्टेप है। जैसे भी कोई सवाल है पूछते जाना है, एंड विल कंटिन्यू। तो एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ के साथ गया है, गार्डन में बैठा है, बातें चल रही है। तो एक स्नेल है, स्नेल जा रहा है, स्नेल धीरे 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 जा रहा है। अब बच्चे की नजर गई वहां पे, वो जाके बैठ गया, देख रहा है स्नेल को। तो धीरे धीरे बच्चा भूल गया, माँ को भूल गया, गार्डन को भूल गया, अपनी बॉडी को भूल गया, वो केवल स्नेल देख रहा है। तो स्नेल और उसकी आंखें, उसको छोड़कर उसकी दुनिया में अब कुछ नहीं बचा है। तो बच्चा पूरी, जैसे उसकी सारी जान दोनों आंखों में आ गई है, और देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। So this is the way we have to increase the sensitivity. Every single act we do, we need to get connected with the act totally 100%. इसी को जैनिज्म में हम भावना योग कहते हैं। तो भावना योग का मतलब इतना ही है कि जो काम कर रहे हो उसमें 100% आप अपने आप को डाल दो, तो बाकी सारी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे और वो कार्य में आप करते जाओगे। तो ऐसे बहुत से काम हैं कि जो आप घर में बैठ के करते हैं, तो वहां पे आप ये पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं कि आप ऑफिस में बैठ के इसे स्टार्ट करो, क्योंकि ऑफिस में यू हैव सम अदर थिंग्स टू डू, अदर स्किल्स टू डू, बट फॉर इनिशियल प्रैक्टिस आप यहाँ करो, and then we'll talk about how that you can follow in the office space also. Very easily you can follow, but later on, not now. Initially, you learn at home. So, वो आपको फॉलो करना है। तो जैसे एक बच्चा सारी उसकी एनर्जी, सारी उसके अस्तित्व को अपनी आंखों में डाल के वो देख रहा है स्नेल को, उसी प्रकार हम जो भी चीजें करते हैं उस प्रकार से हमें करनी है। तो एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं इसका, कि जैसे कि हम खाना खाने बैठते हैं, तो रियल मेथड ऑफ ईटिंग इज नॉट एज व्हाट वी डू टुडेज वर्ल्ड, है ना। तो हम खाना खाने बैठे हैं, टीवी भी चल रहा है, ओ आईफोन भी चल रहा है, बातें भी हम कर रहे हैं, और कुछ सोच भी रहे हैं, और कोई लोगों के कंप्यूटर भी ऑन है,
ऑफिस काम भी कुछ चल रहा है ना, ऑफिस काम में पिंगिंग करके इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो इतनी सारी मल्टीटास्किंग हो रही है. Multitasking is good to some extent. In some areas we have to do multitasking, but multitasking, if you extend to सब जगह मल्टीटास्किंग आप करोगे तो बड़ा नुकसान है, क्योंकि जैसे क्वांटिटी बढ़ती है क्वालिटी कम होती जाती है ना. 1 लीटर दूध है आपके पास, आपको 2 लीटर बनाना है तो 1 लीटर पानी डालना पड़ेगा, है ना. ऐसे 2 लीटर नहीं बनेगा. तो जैसे यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग मीन्स योर अटेंशन इज डिवाइडेड. सो यू आर डूइंग 5 थिंग्स, योर अटेंशन इज डिवाइडेड इनटू 5. सो क्वालिटी इज ड्रॉप्ड. तो खाना खाने जैसी चीज़ें जो है, तो हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि आप बैठो अकेले, मौन होकर और खाना खाना है. तो एक होता है खाना खाने से पहले एक भावना का निर्माण करना है. तो हर चीज़ में जैनिज्म कहता है कि एक कोई चीज़ अच्छी करनी है तो उसके पहले भावना का निर्माण करना है. तो यू क्रिएट ए एनवायरमेंट, यू क्रिएट अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड देन यू स्टार्ट डूइंग. तो खाना खाने में एक पहले भावना का निर्माण करना है. एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ और उससे आप समझ जाएंगे कि क्या करना है. तो बैठे खाना खाने, आप घर में ही हो, कोई मेहमान नहीं है, तो चुपचाप बैठिए मौन होकर और पहले भावना का निर्माण कीजिए कि जैसे मैं अत्यंत प्रसन्नता से, शांति और समाधान के साथ और आनंद के साथ इस अन्न को ग्रहण करूँगा, जिससे मेरी आदि व्याधि उपाधि सारी दूर हो जाएगी और मुझे ये अन्न शक्ति, बल और आरोग्य की संपदा प्रदान करेगा. तो ये एक हो गया क्या करना है. दूसरी एक उसमें बात इंक्लूड करनी है ग्रैटिट्यूड की. तो खेत में काम करते हुए किसान से लेकर हर उस शख्स जिसने इस अन्न को मुझ तक पहुंचाने में मदद की है, उन सबका मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ. और तीसरी बात एक लेनी है उसमें कि ये मेरा अभाग्य है कि ये अन्न मुझ तक पहुंच गया है. मैं जानता हूं कि इस क्षण में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो भूखे हैं, कई दिन तक उन्हें अन्न नहीं मिला. कोई बहुत कम खा के आज आधे पेट पे बैठे हुए हैं. तो मैं इस अन्न के हर एक कणक की महत्ता जो है समझता हूँ और मैं एक कण भी अन्न को वेस्ट नहीं करूँगा. तो ये भावना हमने करी, ये एक हमने माहौल बनाया और कंप्लीटली फोकस होके खाना खाना है. तो वो जो खाना है इट इज़ 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव. तो कॉन्ट्रास्ट में हम देखें कि ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, जाके एक सैंडविच पकड़ के लाया, उसके साथ कुछ कोका कोला लाया, फटाफट वो खा रहे हैं, फिर इधर कुछ कर रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं. 5 मिनट में फटाफट सैंडविच हजम हो गया, उसका लंच हो गया. तो वो लंच आपको कोई बेनिफिट नहीं करेगा. मगर ये भावना के साथ जो किया है, दैट फूड इज 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव. योर बॉडी इज रिसेप्टिव, योर माइंड इज रिसेप्टिव. आपकी जो भावना है, they are receptive. Everything is receptive to take that food and convert it into जो शक्ति है, बल है, आरोग्य है, उसमें वो कन्वर्ट करने के लिए all forces are working together. और कॉन्ट्रास्ट में देखिए, बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, बैठे हैं झगड़ रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. सो वो खाना पॉइजन बन के जाएगा अंदर. सो जो सेंसिटिविटी है हमारी, हर चीज़ में सेंसिटिविटी हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है.
तो जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ते जाएगी, हम नेचुरल प्रोसेसेस के साथ जुड़ते चले जाएंगे, तो एक बदलाव हम में आएगा, एक एबिलिटी आएगी कि हम नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गया समझ लो, और हम सब लोग लकी है कि हमारे बड़े घर है, आजू बाजू में गार्डन है, सारा है। एक चिड़िया आती है, सवेरे सवेरे होता है, सूरज उगता है, चिड़िया आती है, पेड़ पर बैठ के एक बहुत सुंदर गाना सुना के जाती है। मगर उसकी उस इनविटेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो गाना उसने सुनाया, बहुत खुश हो गई चिड़िया, सूरज निकला है, अच्छा नया दिन आ गया है, तो वो बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ भाव विभोर होकर एक गाना गाती है, कहती है कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशियाँ मैं दुनिया में बांटना चाहती हूँ। मगर वो चिड़िया की जो इनविटेशन है हम नहीं देखते, उससे नहीं हम जुड़ जाते। तो जैसे ही आपको ये मौका मिले, एक चिड़िया कुछ गीत सुनाती है, रुक जाइए, 15 सेकंड 20 सेकंड में दुनिया डूब नहीं जाएगी। हाँ, वैसे तो आपके कारण दुनिया चलती ही नहीं है, दुनिया को पता भी नहीं है कि आप जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पे है। एक हमारा अहंकार है, हम समझते हैं कि अरे मेरे बगैर तो क्या चलता है, मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। नहीं, तो जो इनविटेशन आया है निसर्ग से, एक चिड़िया गीत गा रही है, 15 सेकंड 20 सेकंड रुक जाए, उसके साथ जुड़ जाए और उस गीत को आप एंजॉय करें। पहले पहले तो आपको लगेगा कि चिड़िया तो बस वैसे ही गीत गा रही है, नहीं, आप 15-20 दिन जुड़ जाओगे तो आपको पता चलेगा चिड़िया हर रोज एक नया गीत गाती है। मगर हम जुड़े नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो इस प्रकार निसर्ग से हमें जुड़ते चले जाना है। चाय पी रहे हैं आप घर में बैठ के, छोड़ दीजिए, चाय उठा के बाहर चले जाइए लॉन में, एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, कुर्सी रख दीजिए एक कायम परमानेंटली, पेड़ के नीचे बैठ के चाय पीजिए, पेड़ से कनेक्ट हो जाइए, पेड़ से बातें कीजिए। पेड़ भी, उसमें भी जान है, उसमें भी फीलिंग्स है। ये तो एक्सपेरिमेंट से, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया है कि जो लोग पेड़ के पास अच्छी भावना लेके जाते हैं तो वो पेड़ ज़्यादा फलित फूलित होता है। एक सच्ची कहानी है कि एक हमारे पहचान की फैमिली थी, तो वो जो है व्यक्ति एजेड हो गए, उनके 2 बेटे थे, एक दूसरे शहर में था, तो कुछ महीने उधर रहते थे, कुछ महीने यहाँ आके रहते थे। तो उनका जो घर था पुराना, वहाँ बड़ा बेटा रहता था और छोटा बेटा दूसरे शहर में रहता था। तो उस उनके आंगन में एक पेड़ था और वो पेड़ के प्रति इस बूढ़े आदमी का बहुत गुस्सा था। उसको वो पेड़ निकाल के कुछ वहाँ बनाना था, मगर वो नहीं निकाल सके। तो जब भी वो बड़े बेटे के पास यानी अपने घर में पहले रहते थे और जब फलों का सीजन होता था तो वो वृक्ष को कोई फल नहीं आते, और जब वो छोटे बेटे के पास दूसरे शहर में है और फल का मौसम आ गया तो वो पेड़ में डबल फल आ जाते थे। तो साइंटिफिक प्रूवन है कि भाई फीलिंग्स होती है, तो हमें वहाँ जाके कनेक्ट करने की एक आदत डालनी है कि भाई पेड़ से कनेक्ट हो गए। तो नेचर की जो हर चीज़ से यदि हम ज़्यादा कनेक्ट होते चले जाएंगे, तो पेड़ के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, चिड़िया के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश नहीं चलेगी, मराठी नहीं चलेगी, ये लैंग्वेजेस नहीं चलेगी। उनकी जो है एक फीलिंग्स के लेवल, भावना के लेवल पे जो लैंग्वेज है वो वहाँ काम करेगी। तो एक जापानीज लड़का था, वो स्टूडेंट एक्सचेंज में आ गया यूएस में, छोटा था, तो उसकी मदर को वहाँ बड़ी चिंता पड़ी
कि अरे इसको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, केवल जापानीज आती है, कैसे करेगा वो काम। तो उस ज़माने में तो ऐसे फ़ोन नहीं थे, तो ट्रंक कॉल से उसकी माँ ने एक दिन लगाया, उसके पूछा कि भाई अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, यहाँ के लोग भी जापानीज में ही हंसते हैं। तो मैं तो इमीडिएट कनेक्ट हो गया उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एक कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो कि ह्यूमन क्रिएटेड लैंग्वेज से परे है, उस लैंग्वेज से जब हम जुड़ जाएंगे तो हम नेचर से जुड़ जाएंगे और फिर हमें चेतन शक्ति से जुड़ने की कैपेबिलिटीज आ जाएगी। तो सेंसिटिविटी को हर हाल में जहाँ जहाँ चांस मिले हमें बढ़ाते जाना है, और जो ह्यूमन लैंग्वेजेस है उससे डीपर जाकर कम्युनिकेशन करने की आदत हमें डालनी है। और यही कारण था, वन ऑफ द रीज़न कि पुराने ज़माने में लोग ध्यान करने या साधना करने जंगलों में चले जाते थे, क्योंकि जंगलों में चले गए तो निसर्ग के सानिध्य में आ गए, तो ह्यूमन लैंग्वेज टूट गई। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, ह्यूमन माइंड जो है उससे डिस्कनेक्ट हम हो गए, और नेचर से जुड़ने के लिए हमारी सुविधा बन जाती थी, तो ताकि वो उन्हें जो है चेतन शक्ति से जुड़ने की जो स्किल है बहुत जल्दी आ जाती थी। तो आज के ज़माने में हम नहीं जा सकते, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे केयरफुली एवरी डे यू स्पेंड फ्यू मोमेंट्स, फ्यू मिनट्स, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, तो एक ये चेतन शक्ति से जुड़ने की एक प्रयत्न करने के लिए हमें बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। जो भी प्रश्न है पूछिए प्लीज़, ताकि क्योंकि लास्ट टाइम किसी लोगों ने प्रश्न पूछे थे तो एक पॉइंट निकला कि भाई चेतन शक्ति से जुड़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि आज कुछ टूल्स और टेक्निक्स उसकी हम आज दे देते हैं। इसमें बहुत से और टूल्स और टेक्निक्स है, और 3-4 लेक्चर में आगे चल के बीच में हम उसको कवर अप करते चले जाएंगे, ताकि आप वो सारे टूल्स और टेक्निक्स एटलीस्ट थेरोटिकली यू नो। प्रैक्टिकली तो आपके ऊपर है कि कितना प्रैक्टिस आप करते हैं। तो कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मनोज जी, पिछली बार जब बात हुई थी, हाँ, उसमें चक्र पर पहुंचने के बाद क्या करना पड़ता। आज आपने बताया श्वास को जल्दी छोड़ना है। हाँ, उसी का ही है क्या ये? क्या उस चक्र पर पहुंचने के बाद में एक्टिवेट कैसे करते हैं उसको? हाँ हाँ, तो क्या होता है कि चक्र जो है, तो जनरली यू गो इन द सीक्वेंस, यू नो। तो जैसे हम प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, अंडर ग्रेड, पीएचडी, लाइक दैट। सो इसलिए वो चक्र जो है, तो मूलाधार जो है, जहाँ पे हमारी सारी एनर्जी पैदा होती है, बायो एनर्जी, है ना। सो दैट इज जनरेटेड इन मूलाधार। सो मूलाधार इज वेयर आवर सेक्स सेंटर्स आर, यू नो। तो गुदद्वार और जो जननेंद्रिय है उसके बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे बायो एनर्जी जनरेट होती है, तो इसीलिए उसको मूलाधार कहते हैं। तो मूलाधार इज वेयर दैट बायो एनर्जी इज जनरेटेड, एंड नेचुरली इट हैज़ अ प्रॉपर्टी लाइक ए वाटर। सो वाटर जैसे कि लो लेवल में जाके बैठ जाता है, कहीं भी डालो आप, water naturally finds its way and goes to the lower level and sits. So this energy also has a tendency to go to the lower level and sit. तो जनरली वो मूलाधार में ही रहती है, तो इसीलिए वो सारा जो है कि भोग उपभोग में ही वो ज़्यादा चली जाती है। तो जैसे हम इस शक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है ना, तो इसी प्रकार ये एनर्जी भी है। आपने थोड़ी ऊपर उठाई, फिर वो गिर जाएगी नीचे, फिर थोड़ी उठाई, गिर जाएगी। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू चेंज द डायरेक्शन, है ना। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो ऊर्ध्वगामी होती जाएगी।
तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि चेतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना है। तो जैसे ऊर्ध्वगामी करते जाएंगे तो ये हमें आसान होगा कि उसको ऊपर उठाने में। तो जैसे कि पानी है, पानी को यदि हमने भाप बना दिया 100 डिग्री तो गर्म करके, तो फिर वो आसानी से ऊपर चली जाएगा। पानी ही है ना, मगर उसको भाप बना दिया तो आसानी से ऊपर 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 चली जाएगी। वो मदद करेगी, बिकॉज नाउ इट चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी टू गो अप। तो इसीलिए ऊर्ध्वगामी हमें करनी है चेतन शक्ति, तो उसके लिए हमें जो है बहुत शक्ति की, ताकत की जरूरत है। तो पानी को भाप बनाना है तो 100 डिग्री तक उबालना पड़ेगा, है ना, तो उसको ताकत, शक्ति चाहिए और थोड़ा समय भी चाहिए। तो इसी प्रकार से तो चक्र जो है, तो उसको, चक्र को हमें आघात करना पड़ता है। आघात कैसे करें? एनर्जी के द्वारा। तो एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा, एनर्जी को फोकस करने की, सो दैट इज वन स्किल वी हैव टू एक्वायर। तो फर्स्ट स्किल इज टू उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, ऊर्ध्वगामी बनानी है। सेकंड स्किल है उसको फोकस करनी है। थर्ड स्किल जो है उसको ऊपर उठाने के लिए और फोकस करने के लिए जो ताकत चाहिए उसको हमें लाना पड़ेगा। और ताकत कैसे लाएंगे? तो ध्यान के द्वारा और तप के द्वारा वो ताकत हमें आएगी। सो वी हैव टू जनरेट द एनर्जी टू बी एबल टू डू द चेंजेस। और फिर धीरे धीरे जैसे आघात होते जाएगा वो धीरे 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 वेकअप होती चली जाएगी। एंड देन वन पॉइंट इट विल वेकअप मच मोर, यू नो। सो धीरे धीरे, एंड देन ऐसे नहीं कि एक चक्र पे आप 100% वेकअप होए तो फिर आगे चलो, नहीं। थोड़ा वेकअप है वहाँ प्रोसेस चालू कर देनी है। फिर ऊपर का चक्र है उसके ऊपर का, जितनी आप ऊर्ध्वगामी कर सकते हो उतनी ऊर्ध्वगामी वहाँ उस लेवल तक आप चले जा सकते हो। सो साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल चक्र को जागृत कर सकते हो। अब लास्ट फोकस नहीं, जो लोवेस्ट पॉइंट से ले आए थे नाभि तक, मैंने क्वेश्चन किया था नाभि पहुंचने के बाद में क्या किया जाए, तो आज आपने वो श्वास का बताया, श्वास छोड़ने का। दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, तो हर एक चक्र में जो है देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अवेकनिंग, मल्टीपल, एक ही मेथड नहीं है। सो देर आर मे बी 15, 20, 30, 40 मेथड्स ऑफ अवेकनिंग द चक्रास, एंड वी नीड टू सॉर्ट ऑफ फॉलो मल्टीपल मेथड्स। तो एक तो श्वास है, उसकी ये बात है। फिर कलर्स होते हैं, वो कलर्स को वहाँ विजुअलाइज करने की कैपेबिलिटीज हमें लानी पड़ेगी। तो कलर्स विजुअलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लेशा का इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वो हमें पॉजिटिव कलर्स वहाँ लाने पड़ते हैं। सो दैट इज अनदर डायमेंशन। सो लाइक दैट there are multiple dimensions and we need to develop the skill in all multiple areas, slowly one by one, you know। एकदम ज़्यादा ये करोगे तो नहीं। So one area we take a master little bit and then go to the other area, add that area, continue mastering the first, take the second, उसमें ऐड करते जाओ, फिर take the third, उसको धीरे धीरे। So like that we develop the skills, multiple skill। तो डेफिनेटली ध्यान डिफिकल्ट है ही नहीं, है ना। बहुत से लोगों की ये फीलिंग है कि अरे ध्यान बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ध्यान तो छोटा बच्चा है तो इमीडिएट ध्यान कर सकता है, तो हम तो छोटे थे ही ना, और स्किल तो हमारे पास थी ही, बट वो हम भूल गए। सो वी हैव टू सिंपली यू नो गो बैक एंड कनेक्ट विद दैट स्किल। तो कुंभकर्ण की तरह हम सो गए, बहुत लंबे सो गए, तो थोड़ा जगाना है अपने आप को और एक एक स्किल को रिवाइव करना है। और इसलिए ये टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दे हेल्प इन गोइंग वेरी फास्ट। विदाउट दैट यू मे गेट लॉस्ट। तो हर चक्र पे जो है उस सेंटर को जगाना है, मल्टीपल आइटरेशन करने पड़ेंगे, और शक्ति जो है, शक्ति के द्वारा उसको हमें जगाना पड़ता है। तो शक्ति के निर्माण
उसकी फोकस एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट उसमें क्राइटेरियाज हैं। आपने अभी कहा कि उसको जगाने के लिए आपको नहीं, थोड़ा थोड़ा आप जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। आप अभी कहे कि उस सेंटर को चक्र को जगाने के लिए ध्यान और तप करना पड़ेगा, तो वो तप कौन सा है? ध्यान तो आप बताए। हाँ, तो जो हमारे जैनिज्म में 12 तप दिए हुए हैं, है ना, 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप। अच्छा, हाँ, तो उसमें ध्यान एक तप है ही, मगर बाकी चीज जो है उसमें से हमें जो है शक्ति मिलती है। तो जैसे कि उपवास एक है, उपवास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी प्यूरिफिकेशन ही नहीं, उसमें हमारी चेतन शक्ति जो है वो उसको सेव करने में, उसको बढ़ाने में बहुत मदद होती है। तो वो ध्यान की हम बातें फिर ले लेंगे बीच में और तप की बातें भी ले लेंगे बीच में। तो और 10 लक्षण की इसमें है तप, संयम और तप, है ना। 10 लक्षण में क्षमा, मार्दव और जो शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। तो संयम की स्टेप और उसके बाद तप की स्टेज है, तो उस पर हम और चर्चा कर लेंगे। तो वो यूट्यूब पे मेरा जो 10 लक्षण पे लेक्चर्स है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उसमें तप पे एक लेक्चर है अलग से। सो इफ़ यू गेट ए टाइम यू कैन लिसन टू दैट। तो उसमें सारे पॉइंट्स कवर अप प्रॉपरली कर लिए हैं कि तप की क्या इम्पोर्टेंस है ध्यान के इसमें। मेनली वो तप मैंने उसी एंगल से कवर अप किया था वहाँ पे कि तप जो है वो ध्यान के लिए कैसे हेल्प करता है ना। तो यू कैन लिसन टू दैट। आपका कहने का मतलब है कि तब तो हमको डेली उसमें करना चाहिए और उसके करने से अपने को शक्ति आएगी जो ध्यान में हेल्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शक्ति करने के लिए एक तो शक्ति का निर्माण है, और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि शक्ति को कैसे सेव करें, एनर्जी को कैसे सेव करें। सो दोनों एंगल से भगवान महावीर ने बहुत साइंटिफिक एनालिसिस दिया है। तो एक तो उन्होंने कहा कि शक्ति को बचाओ, जितनी हम वेस्ट करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं, है ना। बहुत 80% 90% एनर्जी ऐसी वेस्ट होती है फालतू कामों में, तो उसको बचाते चले जाओ, तो उतनी एनर्जी आपकी जनरेट ऑटोमेटिक हो गई। हाँ, तो उसमें मौन एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मौन के कारण आप बड़ी शक्ति बचा सकते हो, बहुत शक्ति, क्योंकि जो अनवांटेड बातें हम करते बैठते हैं वो उसमें बड़ी शक्ति जाती है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारी आंखों से जाती है। नेक्स्ट इज टॉकिंग, है ना। तो इसलिए जैनिज्म ने कहा है कि वीक में एक दिन मौन करो, रखो। तो समझो एक दिन हमें नहीं पॉसिबल है, तो हम दिन में आधा घंटा पकड़ ले कि भाई ये आधा घंटा बिल्कुल मौन, 100% कुछ भी, तो मौन में विचार भी नहीं करने होते हैं। हाँ, तो मौन का भी एक लेक्चर है मेरा 94 का दुबई में दिया हुआ, और लकीली किसी ने भेजा था, तो यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, तो उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए मौन। तो उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे एनर्जी बचती है मौन के कारण, और कैसे मौन के कारण हम ध्यान की तरफ आने में मौन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसको भी आप देख लीजिए, मैं वो लिंक फिर से भेज दूंगा, तो इट इज़ रेडीली अवेलेबल। और तब भी यूट्यूब में है क्या? हाँ, तब भी यूट्यूब में है। तो 10 लक्षण के जो है उसमें एक इंग्लिश में है 20 का, और 19 का वो सियाटल में जो मैंने लिया था, सियाटल 10 लक्षण में, तो वहाँ पे वो दिया था तप, मेनली फ्रॉम द एंगल ऑफ ध्यान। दोनों लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं भेज दूंगा लिंक अभी आज। थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन है? विनोद जी, एक क्वेश्चन है। हाँ। कि जैसे आप कहते हैं ना, जब ध्यान करो या योगा करते हैं तो अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं,
हाँ तो अब ये इतने साल की गंदी आदत पड़ गई है कि स्पाइन को सीधा रखना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में अगली बार कुछ बताएंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम में इंक्लूड कर लूँगा। और कोई किसी को पॉइंट्स है तो बोलते जाइए, सो अकॉर्डिंगली आई कैन ट्यून अप माई दिस थिंग्स, यू नो, so that I can include, like this was a feedback last time, so I included. आज दूसरा टॉपिक लेना था बट आई थॉट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो कैसे हम चेतन शक्ति से कनेक्ट करें, तो और रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों रखनी है उसकी हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैसे इन केस, बिकॉज वी आर यूज्ड टू सिटिंग, बैठे टेबल कुर्सी पे और बेंडिंग करके हम काम करते हैं, सो 8, 10, 12 घंटे ऐसे ही जाते हैं हमारे। सो हाउ यू काउंटर दैट? यस बिल्कुल बिल्कुल। I just wanted to have something about an observation, Vaibhav. Not sure आपकी background engineering है कि क्या है, लेकिन आप जिस ढंग से समझा रहे हैं, हाँ it is in such a methodical way with the examples that you are giving. It's making it so much easier to understand and probably help us to retain those examples. बिल्कुल। So I really thank you. ना बिल्कुल बिल्कुल। Very easy understanding and very methodical. और फिर इफ देर इज नो मोर क्वेश्चन विल क्लोज टुडेज सेशन। तो 7 टाइम्स रिम करेंगे। रिम को खींचना है, जितना ज़्यादा आप खींचोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो last one. Press subscribe, bell icon and like button.